आज की थर्ड जो कंसंट्रेशन टर्म है वो आती है मोलैरिटी। आर आ रहा है इसकी स्पेलिंग के अंदर, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन क्या होती है सुन लो पहले। डेफिनेशन होती है मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ कुछ मोलैलिटी जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। वहां पे क्या होता था कि हम स्मॉल एम से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। इसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या आया है कि वहां पे नीचे जो टर्म रहती थी वो क्या रहती थी, पर यूनिट मास ऑफ सोलवेंट रहता था, यानी नीचे क्या आता था, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी आता था। और यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। किसके अंदर लेके चलेंगे, लीटर में। अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो जैसे लास्ट में ग्राम से किलोग्राम में किया करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, अब की बार मिलीलीटर में अगर दिया होगा तो उसको लीटर में डिवाइड करने, कन्वर्ट करने के लिए भी 1000 से डिवाइड ही किया जाता है। तो फॉर्मूला इस तरह से आ जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब AB नहीं लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, V सॉल्यूशन लिखेंगे इन लीटर्स। ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, यही फॉर्मूला है मोलैरिटी का। इसी से डेफिनेशन बना सकते हो, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। इसी से फॉर्मूला दूसरा बना सकते हैं, जहां पर हम क्या लिख रहे हैं भाई, खाली जो वॉल्यूम है उसको मिलीलीटर में अगर दिया हुआ है, अगर आप नीचे वॉल्यूम किस में लिख रहे हो, मिलीलीटर में, 200 ml अगर आप लिख रहे हो, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 ml पर लीटर आपको लिखना पड़ेगा। और ये भी फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मोलैरिटी का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इस फॉर्मूले को नोट करो। इसके बेस पे भी आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। ठीक है, ओके देखो भी ये क्वेश्चन दे रखा आप लोगों के सामने। मैं जैसे क्वेश्चन पिछला लास्ट मोलैलिटी केस में दिया था वैसा क्वेश्चन भी दे सकता था कि आपको गिवन मास दिया हुआ है किसका, सोल्यूट का या सोलवेंट का, दोनों के दे रखे हैं, वहां से वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट दे रखी है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो परसेंटेज में आपको कुछ कंपोजिशन दे सकता था और वहां से मोलैरिटी पूछा जा सकता था, तो वो भी आप लोग मेरे हिसाब से कर सकते हो। इस तरह के दोनों तरह क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तीसरी तरह क्वेश्चन आता है कि आपको मोलैलिटी गिवन हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 500 m नहीं पढ़ना है इसको, क्या पढ़ना है, 500 मोलल H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है। तो दो चीजें हमें पता चल गई कि कौन कौन सी चीजें इस सॉल्यूशन के अंदर है। कौन कौन सी है, पहला H2SO4 है, दूसरा वाटर है। एक्वस का मतलब क्या होता है, H2SO4 को वाटर के अंदर मिक्स कर रखा है। मोलैलिटी कितनी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है 500 मोलल, और बोल रहे हैं इसकी डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले दो चीजें दी हुई है इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। किस तरह डिकोड करेंगे देखते जाओ। सबसे पहली चीज तो ये बोल रहा है कि भाई 500 मोलल, जब भी आपको मोलल या मोलर सॉल्यूशन दे रखा है कोई, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है वॉल्यूम, चाहे आप कितनी भी सॉल्यूशन बना रखी हो, चाहे कितना भी सॉल्यूशन बना रखा हो, उसके पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के साथ 500 मोल्स ऑफ H2SO4 ऐड किए हैं। यही तो होगा। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट अमाउंट या पर यूनिट मास, पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, उसी को क्या बोला जाता है, मोलैलिटी। अगर कोई बोलता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, किसके साथ, विद 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, विद 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई बोल रहा है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट है विद 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई बोल रहा है कि 0.11 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.11 मोल ऑफ सोल्यूट है 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के साथ। मोलैलिटी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है। तो चाहे कितना भी सॉल्यूशन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 केजी सॉल्वेंट आपने स्टार्टिंग में लिया था, 1 केजी वाटर अगर आपने लिया है और बोल रहा है कि 500 मोलर सॉल्यूशन है, तो सोल्यूट कितना ऐड किया, 500 मोलर अगर सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मोलैलिटी होती है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है। 500 मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, नाम लिख लेता हूं उसका, H2SO4 विद 1 kg ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट मतलब वाटर।
हो गया डिकोड। बस ये चीज आपको आनी चाहिए। अब आपको कुछ एक चीजें मिल गई है, ठीक है, कुछ एक चीजें मिल गई है, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। क्या चाहिए हमें? चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे? नहीं है। कैलकुलेट करके दिखाएंगे हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देख लेते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं 1 kg वाटर के साथ आपने क्या मिक्स किया है? आपने मिक्स किया है 500 मोल्स ऑफ H2SO4। यहां पे लिख दिया। इसको हटा दूं मैं, इसको हटा रहा हूं। अब देखो एक चीज ध्यान से सोचो, अगर आपको डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इधर लिख लेता हूं अलग से, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका? जिसकी डेंसिटी। वॉल्यूम किसकी? जिसकी डेंसिटी। ये तीनों ही चीजें एक ही की रहेंगी, या तो वाटर की रहेंगी, या फिर ये H2SO4 की रहेंगी, या फिर ये किसकी रहेंगी? सॉल्यूशन की रहेंगी। यहाँ पे डेंसिटी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन हैज डेंसिटी। इसका मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी है। मास भी सॉल्यूशन का रहेगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की रहेगी। डेंसिटी कितनी दे रखी हुई सॉल्यूशन की? डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.8 ग्राम पर ml, ये दे रखी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इस फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये चीज चाहिए। क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है? क्या मास ऑफ सॉल्यूशन है? दे तो नहीं रखा है, लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो आपने सॉल्वेंट कितना लिया था? 1 kg। सॉल्यूट कितना लिया था? 500 मोल्स। इस मोल्स को क्या मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप? क्या आपको ये नहीं पता है कि मोल्स 500 मोल्स के अंदर कितना मास होगा सोल्यूट का? करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं वेट ऑफ सोलवेंट जो है वो है 1 kg। इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो डेंसिटी के अंदर ये वैल्यू रखनी है, तो वहां पे ग्राम में लिया हुआ है, तो ग्राम में कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 मोल्स है। कितने हैं? 500 मोल्स। और मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं मोलर मास से। एक मोल का मास कितना है? 98 ग्राम पर मोल। 500 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा भैया? मैं 2 जीरो एज इट इज लगाता हूं। ये 500 मोल थे और ये ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा ये। और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ग्राम में आंसर आएगा 2 जीरो हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 8 से कितना होता है? 40 होता है। 4 5 9 जा 45 4 9 ओके, इतने ग्राम आ गया। अब बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट के सम के इक्वल। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 49000 और मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 1000 ग्राम। टोटल कितना आ गया? 50,000 ग्राम। कितना आ गया? 50,000 ग्राम। आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब मास को मैं यहां रख लेता हूं 50,000 हो गया। 50,000 जीरो बराबर देख लेना भी। और नीचे रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर लो, इस डेसिमल को हटा लिया, नीचे 10 आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ऊपर ले जाएंगे, बचेगा क्या? इधर बचेगा 50,000, ठीक है, इंटू 10 ऊपर आ गया, 10 ml ऊपर आ गया, नीचे आ गया 18 से इसको कट करके देख लो कितने में कट होता है। तो 18 से कट कर रहा हूं इसको मैं, कितने में जाएगा भैया? इसको कट ही नहीं करता हूं मैं, इसको कट ही नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि इस टर्म को भी ना आगे यूज करना है फॉर्मूले के अंदर। अब आप यहां कैलकुलेशन करोगे, उसमें टाइम लगाओगे, उसके बाद आपको फिर दोबारा, क्योंकि ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। फाइनल आंसर क्या होगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला। क्या है मोलैलिटी का फॉर्मूला? लिख देता हूं दोबारा से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पे वॉल्यूम किसमें आ रही है? मिलीलीटर में। लीटर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, होगी लीटर में कन्वर्ट। ये जीरो हटा लेता हूं, ये 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो हटा ली, तो ऊपर बच गया 50 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, 18 यहाँ पे। क्लियर? वॉल्यूम इतनी है, याद रखना। अभी मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है? 500 है। यहाँ पे रखिएगा 500 मोल्स, ठीक है। दूसरा नीचे क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 50 इंटू 10 बाई 18 लीटर्स में, 50 इंटू 10 बाई 18, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल, ये 500 ही था नीचे, और आंसर आ जाता आपका केवल 18 मोल्स पर लीटर। 18 मोल पर लीटर, ये लीटर है,
तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि मोलेलिटी और मोलेरिटी जो रहेंगी उनको भी आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं वहां पे चूक हो जाए। ठीक है, तो आपको ना ये डिकोड जरूर करना आना चाहिए। परसेंटेज दे रखा है उसको डिकोड करना सीख लो, मोलेरिटी या मोलेलिटी दे रखी है उसको डिकोड करना सीख लो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इसका मतलब क्या है, मतलब बता रहा हूं 18 मोल पर लीटर मतलब 18 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को तो बोलते हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको मोलेरिटी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करो। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉर्मेलिटी की तरफ। ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म आती है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और देखो मैंने यहाँ पे मोलेरिटी का जो फॉर्मूला था ना उसको हटाया नहीं है, हम इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे और आपको याद भी इन दोनों को साथ साथ रखना है। अगर आपको मोलेरिटी आ गई तो नॉर्मेलिटी को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? देख लेते हैं एक बार। तो भाई स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन से। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन लिख लो, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। एक बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं देख लो। जैसे हम लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते थे? हम n से लिखते थे और उसके नीचे b लिख दिया, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। एक बार लिखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिखेंगे हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को Z बार से, G बार से इसको लिखेंगे। क्लियर है? और इसके नीचे लिख दिया अगर B, इसका मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है। किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम? डेफिनेशन लिख रहे हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, प्रॉपर ऐसे लिखना, ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ कुछ उसी तरह का फॉर्मूला है, बस डिफरेंस कहां पे आया है कि भाई मोलेरिटी की जगह नॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या आ गया है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया है। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कहां से आया? आप तो बोल रहे थे सर कि मोलेरिटी आ गई तो नॉर्मेलिटी भी आ जाएगी, इसके अंदर नई ही चीज आ गई। तो देखो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी आसान है। ठीक है, देख लो कैसे। इसी साइड में लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था भाई? ये होता था गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन, इस तरह लिख लेता हूं मैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, अगर बी का हम कैलकुलेट कर रहे हैं WB इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। नीचे क्या लिखते थे? मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं लिख रहा हूं गिवन मास, B का गिवन मास इन ग्राम्स, इसको अब की बार हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से नहीं, अगर मोलर मास से डिवाइड करोगे मोल्स आएंगे। अब की बार डिवाइड करेंगे इसको इक्विवेलेंट मास से। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? इक्विवेलेंट मास से। ये सारे टर्म्स क्लास में लिखवा दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, जब आप पढ़ोगे फॉर्मूला तो इसी तरह याद रखना है। ठीक है, कि आपको ये नहीं सोचना Z बार का इस फॉर्मूला होता है कि W अपॉन Z, ये होता है, इस तरह नहीं करना है। कैसे याद करना है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको ZB नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है इक्विवेलेंट मास। इसको क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मोलर मास, जो भी मोलर मास था, अपॉन n फैक्टर, अपॉन n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या चीज होती है? आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा होगा। जब आप एसिड्स की बात कर रहे हो तो एसिड्स के पास कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट करने लायक होते हैं उसको बोला जाता है एसिड की बेसिसिटी, कि वो एसिड मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है। 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इस तरह याद रख लो कि एसिड कितने H पॉजिटिव डोनेट करता है, वो उस एसिड का n फैक्टर है। ठीक है, एक बेस कितने OH नेगेटिव डोनेट कर सकता है, वो उसका क्या है? n फैक्टर है। ठीक है, जब आपसे आयनिक कंपाउंड दिए हुए जैसे कि NaCl दे दिया ना, तो उसके पास H पॉजिटिव है ना उसके पास OH नेगेटिव है, इसका कहां से आएगा n फैक्टर? तो बोलेंगे कि इसके ऊपर जो चार्ज है, या तो आप कैटायंस का चार्ज देख लो या फिर आप एनायंस का चार्ज देख लो। कैटायंस के ऊपर कितना चार्ज है NaCl के अंदर? Na के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, +1 चार्ज है, तो इसका मतलब इसका n फैक्टर 1 हो गया। या फिर आप एनायंस का चार्ज देख लो, एनायन का चार्ज कितना होगा?
एनायन Cl के ऊपर -1 चार्ज है तो 1 ही होगा। तो ये तो फिक्स रहता है कि जितना कैटायन का चार्ज होता है उतना ही एनायन का टोटल चार्ज होता है। तो कैटायन या एनायंस का टोटल चार्ज आप देख लो आयनिक कंपाउंड का n फैक्टर दे देगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं n फैक्टर फॉर एन एसिड is equal to its basicity। फॉर एग्जाम्पल HCl के लिए बेसिसिटी की क्या होगी उसकी 1 होगी, क्योंकि वो एक H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। तो n फैक्टर ऑफ HCl विल बी 1, n फैक्टर ऑफ H2SO4 विल बी 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है वो। n फैक्टर ऑफ H3PO4 विल बी 3, क्योंकि वो 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, H3PO4 जिसको फास्फोरिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, बेसिस की बात कर लेते हैं। बेस हो गया, मान लिया आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH आपको दिया हुआ है, तो उसके लिए n फैक्टर 1 हो जाए, क्योंकि एक OH उनके पास है। अगर मैं बात करता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक लाइन बोला जाता है, तो वहां पर क्या होगा, n फैक्टर 2 हो जाए, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले के अंदर OH का होल ट्वाइस हम बोल रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर किसी जगह पर AlOH होल थ्राइस अगर दे रखा है आपको, तो वहां पर 3 हो जाएगा n फैक्टर। क्लियर? सोल्ट केस में आपको बताया दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर बोलता हूं कि MgSO4 आपको दे रखा है, MgSO4 n फैक्टर बताओ क्या होगा इसका, n फैक्टर क्या होगा, तो n फैक्टर इसका 2 हो जाए, क्योंकि कैटायन क्या है, Mg इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन क्या है, SO4 नेगेटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। क्लियर? जितना पॉजिटिव या फिर जितना नेगेटिव होता है उनमें से कोई एक देख लेना, ये नहीं करना है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दोनों मिलकर 0 हो गया, या फिर 2 और 2 4 हो गया, वो नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ही आप डेफिनेशन और फॉर्मूला नोट कर लो। डेफिनेशन क्या बताइए मैंने, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर है? तो इसको नोट करो। हो गया भैया? इसके बेस पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, नीचे क्वेश्चन आपके पास फ्लैश हो जाएगा, उसको देख लेना, उसको करके देखने की कोशिश करनी है। और फर्दर कुछ एक फॉर्मूले और आते हैं छोटे मोटे जो कैलकुलेशंस के अंदर यूज होंगे, जो मोल कॉन्सेप्ट के इस पार्ट के अंदर जो हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं वहां पे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट से। देखो एक तो चीज मैं यहीं से कर रहा हूं, कुछ चेंज कर रहा हूं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कुछ रिलेशन हो। मैंने बोला दोनों को एक साथ याद रखा जा सकता है। अगर आपको मोलैरिटी पता है तो आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो यहां पर हमने देखा कि जो फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी का, उसके अंदर खाली ये जो चीज थी ये अलग थी, किससे, नंबर ऑफ मोल से अलग थी, है कि नहीं। मोलैरिटी तो आसान है याद रखना, इसमें अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है तो देख लो, अगर मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप मैंने जो तरीका बताया उसके हिसाब से चलते हो। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है भाई, जेड बार का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी ये जो इक्विवेलेंट मास आया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मैं क्या करता हूं, ZB की जगह पे, इस ZB की जगह पे लिख देता हूं क्या, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, जिसके अंदर आपको ये दो फॉर्मूले नॉर्मेलिटी की तरफ से लिखने हैं और उसके साथ साथ ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ZB इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इसके बाद मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन है इनको इक्वेशन 1 और 2 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, जैसे आप 10th क्लास के अंदर करते थे। और क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ZB फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। ZB की वैल्यू इस इक्वेशन में से उठाई और यहां पे रखती, ZB की वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो रखो यहां पे क्या बनेगा, अभी मैं लिखता हूं, Z बार B का फॉर्मूला बन जाएगा WB इन ग्राम्स। इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, किसमें चेंज आया है, डिनोमिनेटर के अंदर। Z बार क्या लिखेंगे, मोलर मास। क्या मैं लिख सकता हूं, मोलर मास ऑफ B, क्या इसको लिख सकता हूं, मोलर मास ऑफ B, और n फैक्टर ऊपर चला जाएगा इनटू n फैक्टर। क्लियर है? अब देखो ये क्या हो गया, गिवन मास, ये क्या हो गया, मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो Z बार B का फॉर्मूला क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इनटू n फैक्टर। ठीक है, ये चीजें याद नहीं करनी है आपको, एक फॉर्मूला आपको प्रिसाइज में देने वाला हूं जिसको आप यूज कर सकते हो। ये क्या आ गया, Z बार B का फॉर्मूला, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, इक्वेशन 3। और ये जो Z बार B का फॉर्मूला आया है इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं, वहां पुट करेंगे तो क्या होगा, देख लो, इस सारे को हटा रहा हूं मैं, सारे को हटा रहा हूं मैं। ठीक है, चीजें आपने पहले भी नोट कर रखी थी, जो चीजें नहीं नोट की होंगी आप लोगों ने वो मैंने छोड़ दी है। तो Z बार B का फॉर्मूला यहां पे रख रहा हूं मैं, तो नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला बन जाएगा। Z बार B का क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और
इसके मल्टीप्लाई में क्या था, n फैक्टर, छोड़ना नहीं है इसको भी लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है, ये मोलैरिटी नहीं होता है क्या, तो इधर लिख देता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये होगी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, और इस फॉर्मूले को याद रख लेना है, इसी फॉर्मूले को याद रख लेना है। अगर आपको इक्विवेलेंट मास नहीं समझ में आ रहा है, उस कंपाउंड की, उस सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट कर लो आप, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लो, और n फैक्टर आपको पता होना चाहिए, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी को, तो क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्या ये रिलेशन याद रह सकता है, क्या ये रिलेशन याद रह सकता है आप लोगों को, तो फटाफट इसको नोट करो, और इसके बेस पे एक आधे छोटे और जो डेरिवेशंस आते हैं वो आपको बता रहा हूं। ओके, तो जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट में दो जो फॉर्मूले आते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कुछ चेंज करने के लिए, इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, जिसकी मोलैरिटी गिवन है या फिर नॉर्मेलिटी गिवन है, और फिर बोला कि इसके अंदर सॉल्वेंट और ऐड कर दिया। अगर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो जाएगा, क्या होगा ना, डाइल्यूट। अगर आपके पास पानी और चीनी का एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसके अंदर आपने पानी और ऐड कर दिया, तो क्या वो डाइल्यूट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एसिड दे रखा है आपको पानी के अंदर मिला के, और उसके अंदर अगर आप और पानी ऐड करना चाह रहे हो, हालांकि पानी ऐड नहीं करना चाहिए एसिड के अंदर, लेकिन अगर आप पानी उसके अंदर और बढ़ाना चाहते हो, उसके अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डाइल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन। या फिर आप समहाउ किसी सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट को बाहर भी निकाल रहे हो, मतलब सेक एक सॉल्यूशन आपको गिवन है, आपको क्या दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन गिवन है, वन सॉल्यूशन गिवन होगा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट को हटाया जा रहा है या फिर ऐड किया जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ऐड या रिड्यूस कर रहे हैं, सॉल्वेंट की अमाउंट को घटा या बढ़ा रहे हैं। लिख देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या तो इंक्रीज करवा रहे हैं या फिर डिक्रीज करवा रहे हैं। तो इस केस में हम डाइल्यूशन फॉर्मूला को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, डाइल्यूशन फॉर्मूला को। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है जो लिख रहा हूं मैं यहां पे, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को यूज करके ही ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो फॉर्मूला बनता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को यूज करके इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये N1V1 क्या है, N1V1 है स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन दिया होगा आपको, उसकी क्या नॉर्मेलिटी है, क्या उसकी वॉल्यूम है, ठीक है। और ये जो N2V2 है, ये क्या होगा, ये होगा कि लास्ट में जो चेंज हुआ है, चेंज के बाद जो हमारी नॉर्मेलिटी या फिर वॉल्यूम आई है, वो हमने लिखी है N2 और V2 से। क्लियर है। तो यहां पर इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। नॉर्मेलिटी जरा क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यहां पे भी लिखूंगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, एन फैक्टर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सोल्यूट तो वही ले रखा है आपने। क्लियर। तो दूसरा जो फॉर्मूला बन सकता है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, कर सकते इस तरह क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को करके देखना है, इसका आंसर भी साथ साथ दे रहा हूं। क्लियर है, ठीक है। दूसरा आता है मिक्सिंग फॉर्मूला। तो मिक्सिंग कहां पे करते हैं, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको दो सॉल्यूशन गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे, दो सॉल्यूशन गिवन होंगे, उनको मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया होगा या फिर आपको बनाना होगा, जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी हो सकती है या फिर पूछी जाएगी। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे टू सॉल्यूशंस जो रहेंगे उनको आपस में क्या किया जाएगा, उनको मिक्स किया जाएगा। दो सॉल्यूशन गिवन होंगे, ठीक है, और क्या किया जाएगा, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा। किया क्या जाएगा, यहां पे मैंने गिवन लिख दिया है, गिवन क्या होगा, ठीक है। इसके बाद मिलेगा क्या, मिलेगा आपको ये कि भाई इन दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स दीज सॉल्यूशंस एंड मेक अनदर मिक्सचर, अनदर सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाने से एक नया सॉल्यूशन बनाना है। ये जो नया सॉल्यूशन रहेगा ना, ये जो मिक्सचर बनेगा, इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम जो रहेगी या इसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम जो रहेगी, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला इसका भी लिख लो। यहां बनता है कि पहले वाला सॉल्यूशन मान लिया दिया हुआ है M1, उसकी मोलैरिटी, उसकी वॉल्यूम दे रखी है V1, ठीक है।
दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है M2, उसकी वॉल्यूम है V2 और इन दोनों को मिक्स किया है। जिनको मिक्स किया है उनके अंदर आपको क्या करना है भाई, M1 V1 और M2 V2 जो है उनको ऐड कर देना है। जिनको मिक्स किया है उनको, और किसके इक्वल रख देना है, ये रख देना है M मिक्सचर इंटू V मिक्सचर, M मिक्सचर इंटू V मिक्सचर। ये जो M और V का जो प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को। कि स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पे जो सॉल्वेंट था उसकी अमाउंट को घटाया बढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट जो था उसकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, यहाँ पे दूसरा कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको कि भाई यहाँ पर दोनों के दोनों सोल्यूट जो रहेंगे वो दोनों सॉल्यूशन से अंदर सेम होने चाहिए, यानी दो NaCl के ही सॉल्यूशन होंगे, उनको मिला के नया NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, उसकी कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां से अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हो सकता है नहीं दी होगी, तो आपको इन दोनों मिक्सचर्स की वॉल्यूम को ऐड कर लेना है, वॉल्यूम मिक्सचर आ जाएगी। इसी तरह का फॉर्मूला आप नॉर्मेलिटी के साथ लिख सकते हो। नॉर्मेलिटी के साथ फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N मिक्सचर इंटू V मिक्सचर। क्लियर। तो इस तरह से इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको दे दिया करने के लिए, ये क्वेश्चन करके देखने हैं। कंसंट्रेशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड के हिसाब से भी आपका जो सिलेबस है, स्कूल का जो सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने ट्राई करने की कोशिश करो। जितने ज्यादा टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।